अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो एंग्लो सैक्सन से शुरू होती है, लेकिन एंग्लो सैक्सन से पहले हमने केल्टिक लोगों को पढ़ना है कि केल्टिक जो लोग थे वो किस तरह से यहाँ पर इंग्लैंड आए थे और किस तरह से उन्होंने अपनी एक हुकूमत बनाई थी, इस्टेब्लिश की थी। उनका ट्रेड क्या था, उनकी एजुकेशंस क्या थी, उनका रिलीजन्स क्या था, क्योंकि यही हमें फाउंडेशंस देगी एंग्लो सैक्सन को समझने के लिए। तो एंग्लो जो केल्टिक लोग थे ये डिफरेंट ट्राइब्स में रहते थे, और डिफरेंट ट्राइब्स में तो रहते थे, लेकिन कहाँ पर रहते थे? एक्चुअली ये लोग कॉन्टिनेंटल यूरोप में वहाँ पर रहते थे, कॉन्टिनेंटल यूरोप में रहते थे। और कॉन्टिनेंटल यूरोप में ये डिफरेंट ट्राइब्स में मौजूद थे, और हर एक ट्राइब का उनका अपना एक अलग चिफ्टन हुआ करता था। चिफ्टन या फिर हम उसको ड्रूड्स भी कहते थे। अब ड्रूड कौन थे? उनके जो इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे, उनके टीचर्स या फिर उनके जो जज, तो इनको ड्रूड। अब यहाँ पर चिफ्टन क्या करता था कि हर एक ट्राइब के लिए डिसीजंस लेता था, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाता था, और उनकी बेटरमेंट के लिए हर एक काम करता था। उनके जितने भी ट्राइब्स के जो लोग थे वो चिफ्टन के साथ लॉयल हुआ करते थे। अब यहाँ पर जब ये लोग इंग्लैंड में आए, तो क्यों आए इंग्लैंड में? तो सबसे पहले जो उन लोगों को वहाँ पर इशू था वो यही पेश हुआ था कि पॉपुलेशन प्रेशर आया था। अब पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ पैदा होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ जो थी वो पैदा हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को रोज़गार नहीं मिलता था, तो जिसकी वजह से पॉवर्टी थी वो भी ज़्यादा हो रही थी, पॉवर्टी भी बढ़ रही थी। तो पॉवर्टी की वजह से ये लोग उन्होंने सर्चिंग शुरू की न्यू लैंड की, सर्चिंग फॉर द न्यू लैंड। वाई दे वर सर्चिंग फॉर द न्यू लैंड? बिकॉज दे वांटेड टू गेट द न्यू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इसलिए वो लोग चाहते थे कि ये लोग अपनी जो पॉवर्टी थी उसको ख़त्म कर सके, और अपनी जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक इशू था उसको हल किया जा सके। तो ये लोग न्यू रिसोर्सेज को गेट करना चाहते थे। दे वांटेड द न्यू रिसोर्सेज, एंड फॉर दैट पर्पस दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल यूरोप टू द इंग्लैंड, टू इंग्लैंड एंड आर द ब्रिटिश आइल्स। तो वहाँ पर ये लोग उन्होंने माइग्रेशन शुरू की। यहाँ पर आने के बाद जब ये यहाँ पर सेटल हुए, तो इनका जो सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हम उसको कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या था कि ऐसा नहीं था कि इनका कोई अपना एक बादशाह था या एम्परर था जो पूरे इलाके को कंट्रोल करता था, और जिसके डिफरेंट गवर्नर्स होते थे मुख्तलिफ इलाकों के, मतलब वो डिफरेंट गवर्नर्स डिफरेंट एरियाज़ को कंट्रोल करते थे। तो इस तरह से सिस्टम नहीं था, बल्कि हर एक, जिस तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि उनके डिफरेंट ट्राइब्स थे, और यही डिफरेंट ट्राइब्स की चिफ्टन्स हुआ करते थे। और इन चिफ्टन्स का काम क्या था कि ये जब भी कोई इंटरनली इशू पैदा हो जाता, इन ट्राइब्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आती, तो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को वो क्या करते, सॉल्व करते, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अगर इस एक्सटर्नली भी किसी ट्राइब पर कोई फॉरेन एनिमी अगर अटैक करता, तो यही सारे ट्राइब्स मिलकर उसी ट्राइब्स को डिफेंड करते थे, और यही सारे जो चिफ्टन से ये लोग एक दूसरे के साथ कॉन्फेडरेशंस में रहते थे, कॉन्फेडरेशन में रहते थे, और यही एक काउंसिल हुआ करती थी, और इन्हीं काउंसिल्स में फिर वो लोग कॉमनली एक चीज़ डिसाइड करते थे और फिर अपने आप को डिफेंड करते थे। तो यहाँ पर ये इनका पॉलिटिकल सिस्टम था। अगर हम उसकी ट्रेड के बारे में बात करते हैं कि उनका जो ट्रेड था वो क्या था, तो ट्रेड में ये लोग, तो पहले अगर हम बात करते थे तो ये तो स्किल्ड आर्टिजन्स से, स्किल्स आर्टिजन्स भी थे, और या फिर हम इसको क्राफ्ट्समैन्स भी कह सकते थे, क्योंकि इनकी जो एक्सपर्टीज थी वो मेटल वर्क में, ये लोग ज़्यादा जो प्रेफर करते थे वो मेटल वर्क को प्रेफर करते थे। साथ साथ इसके अलावा हम टेक्सटाइल्स का भी जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं, और ये लोग लग्जरीज आइटम्स को भी बनाते थे और इंपोर्ट भी करते थे। जो सराउंडिंग कल्चर्स वगैरह जो हुआ करती थी उन लोगों को भी ये लोग बेचते थे। इसके अलावा ये लोग स्किल्ड फार्मर्स भी थे, और एग्रीकल्चर में भी ये लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज उनकी थी, फार्मिंग भी वगैरह करते थे। एजुकेशंस के हवाले से अगर हम देखते हैं तो एजुकेशंस भी
उनका जो था नॉर्मली वो लोग उनका जो ट्रेडिशंस था वो ओरल ट्रेडिशंस था, और ओरली ही वो लोग एक दूसरे को एजुकेट करते थे। उनके जो ड्यूड्स थे, जो उनके जो टीचर्स हुआ करते थे, वो लोगों को ओरली एजुकेट करते थे। क्या पढ़ाते थे? उसमें लॉ भी पढ़ाते थे, हिस्ट्री भी वो लोग टीच करते थे, और इसके साथ साथ माइथोलॉजी भी माइथोलॉजी भी पढ़ाते थे, उसके बारे में भी पढ़ाया जाता था। तो अगर फोर्थ नंबर पे हम देख लेते हैं उनका रिलीजन क्या था, तो ये लोग मल्टीपल गॉड्स की फॉलो करते थे, उनकी इबादत करते थे, और ये लोग जिसको हम पॉलीथीइस्टिक भी कहते हैं, पॉलीथीइस्टिक लोग थे। ये मल्टीपल गॉड को फॉलो करते थे डिफरेंट जगहों पर। कभी कभार ये स्टोन सर्कल्स में बैठते, तो कभी हिल फूड के पास चले जाते। इनके डिफरेंट सैक्रेड प्लेसेस होते थे, और वहाँ पर जाके ये लोग अपनी जो रिलीजियस जो प्रैक्टिस थी वो अपनी परफॉर्म करते थे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है केल्टिक लोगों के बारे में, उनका ट्रेड था, वो इतने ज़्यादा माहिर एक्सपर्टीज थे कि उनका ट्रेड ग्लो होने लगा, फ्लरिश होने लगा, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बेहतर हुई। और यही रीज़न था कि यही उनकी जो इकोनॉमी थी, यही उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उन्होंने जो उन्होंने बहुत अच्छे से जो काम किया था, इसी काम की वजह से जो रोमन थे वो अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने यहाँ पर आए, और यही केल्टिक लोगों को उन्होंने इन्वेट किया, और फिर अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट एक हुकूमत, एक मोनार्की, वो जो एक एम्परर था वो बनाया, रोमन एम्परर यहाँ पर बनाया। और जिसकी वजह से फिर उन्होंने डिफरेंट डेवलपमेंटल काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, उन्होंने रोड्स बनाए, और फिर बाद में फिर एंग्लो सैक्सन आते। तो हम ये सारी डिटेल वन बाय वन, चाहे रोमन के बारे में है, या फिर एंग्लो सैक्सन के बारे में है, या फिर बाद में हमारे पास एंग्लो नॉर्मन के बारे में जो डिटेल आती है, ये हम वन बाय वन लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।